नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में व्याकरण शब्द का विश्लेषण किया, शाब्दिक अर्थ जाना, परिभाषाएं जानी, वर्ण, वर्णमाला और कुछ वर्णों का वर्गीकरण भी किया, जिनमें फर्स्ट वर्गीकरण हमारा है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम उसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो हमारा दूसरा वर्गीकरण होगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो वे कौन कौन से भेद हैं? देखिए, कंठ्य, कंठ्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ्य स्वर कहते हैं। अ और आ, अ और आ का किसका होता है? कंठ से होता है। तो लिखते हैं अ और आ स्वर हैं जो जिनका उच्चारण कंठ से होता है। अब दूसरा तालव्य स्वर, तालव्य स्वर जिनका उच्चारण तालु से होता है उसे क्या कहते हैं? तालव्य स्वर कहते हैं। ई और ई का उच्चारण तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। नंबर 3 मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य स्वर कहते हैं। ये री है। क्या है? री। नंबर 4 दंत्य स्वर, दंत्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण दंत से होता है उसे दंत्य स्वर कहते हैं। कोई स्वर दंत से उच्चारण किसी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है, कोई स्वर नहीं। नंबर 5 ओष्ठ्य स्वर, ओष्ठ्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण होठों से होता है उसे ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। वे कौन कौन से हैं? उ और उ। कुछ स्वर ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 है, तो वे यहां पे लेते हैं। नंबर 6 कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर ए और आई, इनका निर्माण 2 भिन्न स्वरों के मेल से हुआ है, इसी कारण कंठ और तालव्य है। तो देखिए कैसे हुआ है। अ कंठ्य है, ई क्या है? तालु, तो ये कंठ तालु बना। ऐसे ही अ और ए आई का निर्माण हुआ, ये कंठ तालव्य हो गए। नंबर 7 कंठ ओष्ठ्य स्वर, ओ और औ, इनका निर्माण अ उ के मिलने से ओ बना, अ और औ के मिलने से औ बना। इस तरह इनका निर्माण हुआ है। तो हमने ये जाना उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद किए हैं। तो आप चाहें तो सर इसे लिख भी सकते हैं। कंठ्य स्वर अ और आ है, तालव्य स्वर ई और ई है, मूर्धन्य स्वर री है, दंत्य स्वर कोई है नहीं, ओष्ठ्य स्वर उ और ऊ है, कंठ तालव्य स्वर ए आई है, जिनका निर्माण अ
धन ई के मेल से ए बना है और अ धन ए के मिलने से आई बना है। उसी तरह कंठ ओष्ठ्य स्वर अ और ओ के मिलने से ओ बना है, अ धन औ ओ के मिलने से औ बना है। तो इसीलिए कंठ ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। इनका दो उच्चारण स्थान है, कंठ और ओष्ठ के संयोग से उच्चारण होता है। तो हम आगे बढ़ाते हैं। अब पढ़ेंगे उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों के भेद पढ़ेंगे। नंबर 3, उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों के भेद। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर। अब दूसरा वर्गीकरण करेंगे इसका। दीर्घ स्वर, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनमें अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो लिखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, ये 4 हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। अब दूसरे लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है अर्थात दो मात्रा का समय लगता है। ये 7 हैं। ये कितने हैं? 7 हैं। ये 7 हैं। ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, ये है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये कौन कौन से लिखते हैं? अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर है। क्या है? एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर है। ये 7 कौन कौन से? आ,
ई उ ए आई ओ और औ। ये 7 स्वर हो गए। तो हमने उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों के भेद किए हैं। 2 स्वर हैं, तो हम इनके एक नोट भी लगाएंगे। तो वो नोट लिखिए, इनके नीचे नोट लिखिए। मैं इनको मिटा रहा हूं और नोट लिखेंगे। नोट में क्या है, कुछ विद्वानों ने प्लुत नाम का स्वर भी माना है, जो हम नोट लगा के लिखेंगे, लेकिन वो संस्कृत में ही चलता है, हिंदी में है नहीं। तो हम लिखते हैं नोट लगा के। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर तीसरा कुछ विद्वानों ने माना है, जो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। नोट लिखिए। कुछ आचार्यों ने प्लुत नाम का एक तीसरा स्वर माना है। माना है जिसका प्रयोग दूर से पुकारने रोने आदि में किया जाता है। प्लुत का अर्थ है उछला हुआ। कुछ आचार्यों ने प्लुत नाम का स्वर एक तीसरा स्वर माना है, जिनका प्रयोग दूर से पुकारने, रोने इत्यादि में किया जाता है। प्लुत का अर्थ है उछला हुआ। अब एक नोट और लगाते हैं। प्लुत की पहचान। दीर्घ स्वर के आगे 3 अंक लिखने से प्लुत स्वर बनता है। जैसे ए लड़के, ये इसका चिन्ह है। क्या है? पहचान। ये प्लुत स्वर की पहचान है। ओ भाई, ओ भाई। तो ये क्या है? 3 का निशान। ये 3 का निशान क्या है? ये प्लुत स्वर की पहचान है। क्या है? ये प्लुत स्वर की पहचान है।
इन्हीं को प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर है। इनको मिटाने से क्या बनेगा? प्लुत स्वर का निर्माण होगा। क्या होगा? प्लुत स्वर बनेगा। ये 3 का निशान है। तो हमने देखा कुछ आचार्यों ने प्लुत स्वर माना, लेकिन हिंदी में चलता है नहीं। इनका प्रयोग केवल दूर से पुकारने, रोने में इत्यादि में किया जाता है। प्लुत का शाब्दिक अर्थ क्या है? उछला हुआ। तो हम आगे स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अब लेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद के लिए, उच्चारण कालमान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम चौथा वर्गीकरण होगा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। नंबर कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओठों की आकृति गोल होती है या वृत्त के समान होती है, उनके वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्त के समान न होकर अन्य प्रकार की होती है, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो हम लिखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ओठों की आकृति, ओष्ठ आकृति वृत्त के समान होती है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब इधर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ओष्ठ आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? उ, ओ, औ। अवृत्ताकार स्वर ए, आ, ई, री, ए, आई है। तो ये वृत्ताकार स्वर
और अवृत्ताकार स्वर। आप चाहे लिख लीजिए। तो हमने 4 वर्गीकरण कर लिया। स्वरों का कितने वर्गीकरण कर लिया? 4। अभी और चलेगा, पहले आप लिखिए कौन कौन से स्वर है। वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार स्वर। अब देखिए आगे, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। नंबर 5, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद 3 है। कितने हैं? 3 भेद है। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्य स्वर। पश्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय रहता है उसे अग्रस्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्य भाग सक्रिय रहता है उसे पश्य स्वर कहते हैं। तो पहले हम लिखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्य भाग
सक्रिय रहता है उन्हें पश्य स्वर कहते हैं। अब देखिए, जीविया की क्रियाशीलता के आधार पर हमने स्वरों के भेद किए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अब अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीविया का अग्र भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीविया का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीविया का पश्य भाग सक्रिय रहता है उसे पश्य स्वर कहते हैं। तो देखिए, मध्य स्वर में एक ही स्वर है, कौन सा? ए है। क्या है? ए। अब अग्र स्वर ई, ई, री, ए और आई। पश्य स्वर में आ, ओ, औ है। तो ये तो ई, री, ए, आई ये तो अग्र स्वर है, मध्य स्वर ए है और पश्य स्वर आ, ओ, औ है। तो हमने दोस्तों आ और औ है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा आ और औ ये यहाँ पे देखा, उ, ओ और औ। तो ये स्वर हो गए। तो हमने दोस्तों स्वरों के 5 वर्गीकरण किए हैं, आगे और करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।